नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं और इसे हम मस्तिष्क की आघात कहते हैं। ये एक खतरनाक स्थिति होती है और ब्रेन स्ट्रोक के कारण हर साल भारत में 40 लाख से ज़्यादा लोगों को एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जब ब्रेन स्ट्रोक आता है उससे क्षण भर पहले व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ रहता है, अपने काम में संलग्न रहता है। हो सकता है वो उस समय भोजन कर रहा हो सकता है वो ऑफिस में जाके बैठा हो सकता है घर से वो कार में अपने ऑफिस के लिए निकला हो, अपने किसी अन्य व्यवसाय के लिए निकला हो और सडनली उसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है वो और तत्काल गहरी बेहोशी में चला जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम उनको अस्पताल ले जाते हैं, देखा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक के 1/3% मामले यानी कि 1/3 मामलों में 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है और ज़्यादातर ऐसे लोग पहले घंटे में ही दम तोड़ जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं उनके जीवन का आधार भी 1 से 3 साल से ज़्यादा नहीं रहता और पर्याप्त उपचार लेने के बावजूद भी अधिकांश रोगी जो बचते हैं वो जीवन भर या तो अपंगता का जीवन जीने के विवश होते हैं या उन्हें किसी दूसरों के सहारे ज़िंदगी यापन करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को होश तो रहता है, ऐसे लोग चिकित्सा उपचार से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन शरीर का कोई ना कोई हिस्सा उनका पक्षाघातग्रस्त हो जाता है, लकवाग्रस्त हो जाता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार ना तो उस अंग से कोई कार्य ले पाते हैं, यहाँ तक कि स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके लिए गिलास पकड़ना, हाथ उठाना, अपने बटन बंद करना, यहाँ तक कि नित्य कर्म को निपटाना भी उनके लिए असंभव हो जाता है। आपने देखे होंगे कि आज ऐसे सैकड़ों लोग आपको अपने आसपास मिल जाते हैं जो ब्रोकर से घूमते हुए रहते हैं या जो घर में पड़े रहते हैं या जो सिर्फ एक ही काम रहता है इनके पास, घर से अस्पताल किसी कार में या एम्बुलेंस से बैठ के जाना और घर आके पलंग पर लेटे रहना। ये लोग ना जीवित रहते हैं ना इनकी मृत्यु रहती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का मस्तिष्क काम करता है, जब तक उसके मस्तिष्क में सक्रियता रहती है, तब तक ना तो व्यक्ति की जीवन समाप्त हो सकता है ना वो तंदुरुस्त रह सकता है यदि उसके मस्तिष्क की कार्य क्षमता पूरी नहीं है। तो ये एक बहुत जटिल स्थिति है और इस स्थिति के कारण करोड़ों लोग, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जीवन का संतराप भोगने पर बेबस हो रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक के ज़्यादातर मामलों में जीवन काल 3 से 5 साल के बीच सिकट कर रह जाता है और अधिकांश रोगी तो पिछले 24 घंटे में ही जीवन तोड़ देते हैं। हम ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हमारे हृदय की गति रुक जाए, हृदय कार्य करना बंद कर दे, हृदय की स्पंदन रुक जाए या हमारा श्वास रुक जाए, सांस लेने की जो प्रक्रिया क्षण भर के लिए थम जाए, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद हम उसके अंतिम संस्कार के कार्य में संलग्न हो जाते हैं। लेकिन 1950 के बाद जो मृत्यु की जो परिभाषा है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। 1950 के बाद जब से स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास या अस्पतालों में लाइफ सेविंग जो सिस्टम डेवलप हुए हैं, जीवन रक्षक जो उपकरण उपलब्ध हुए हैं, उनके कारण अब एक मृत्यु की परिभाषा बदल गई है। यदि किसी आदमी का हृदय कार्य करना बंद कर दे तो हम मृत्यु घोषित तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसका मस्तिष्क कार्य कर रहा है या मस्तिष्क पूरी तरह कार्य करना नहीं बंद कर देता। इसी तरह यदि श्वास किसी की रुक जाए तो उसको दोबारा जिंदा किया जा सकता है, दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसलिए श्वास रुकने को हम मृत्यु घोषित नहीं कर सकते। हृदय के कार्य साथ भी देखा गया है कि हृदय कितनी बार 15 से 20 मिनट के बाद भी पुनर्जीवित हो जाता है, पुनः कार्य करने में जुट जाता है और ऐसे लोग 1-2 बार हार्ट अटैक के बाद भी जीवित हो जाते हैं, पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए आजकल ये धारणा बदल गई है कि मृत्यु हार्ट से होती है या श्वास गति रुकने से होती है। मृत्यु की परिभाषा, मृत्यु की जो हम सर्टिफिकेट देते हैं, मृत्यु जिसकी घोषित करते हैं, वो हम करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का दिमाग, मस्तिष्क पूरी तरह कार्य करना बंद कर दे। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी आदमी का हार्ट
काम करना बंद कर देता है, श्वास उसकी रुक जाती है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है और एक तरह उसे मृत घोषित कर मान लिया जाता है। तो तत्काल डॉक्टर्स उसकी आंखों में प्रकाश की रोशनी डालते हैं, देखते हैं कि पुतलियाँ उसकी कुछ प्रतिक्रिया कर रही हैं कि नहीं कर रही। कभी कभी आपने देखा होगा कि रुई के फोए से उसकी पुतलियों को स्पर्श किया जाता है, देखा जाता है कि उसकी पुतलियाँ कुछ प्रतिक्रिया दिखाती हैं कि नहीं दिखाती। कई बार ऐसे मृत व्यक्ति के गर्दन को ऊपर नीचे करके देखा जाता है कि उसकी पुतलियाँ स्थिर हैं या मूव कर रही हैं, हिल रही हैं। क्योंकि यदि हिल रही हैं तो माना जाता है कि अभी उसके मस्तिष्क में कुछ जान बची है, कुछ जीवन बचा है। मृत्यु हृदय के साथ, हृदय रुकने के साथ नहीं होती, मृत्यु मस्तिष्क के अवरुद्ध होने के साथ होती है। और मृत मस्तिष्क के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन मस्तिष्क के संबंध में, ब्रेन के संबंध में उसकी जानकारी या तो नगण्य है या बहुत शून्य है या बहुत अल्प है। मस्तिष्क बहुत रहस्यमय है, उसकी कार्य प्रणाली तो और अद्भुत है और रहस्यपूर्ण है। इसके कारण अभी हम स्वास्थ्य विशेषज्ञ की दृष्टि से देखें तो मस्तिष्क को समझने की हम शुरुआत में हैं। मस्तिष्क बहुत असीम है, उसकी सीमाएं हमारे समझ से बहुत परे हैं। इसलिए देखा गया है कि जब तक व्यक्ति का मस्तिष्क कार्य करता है उसमें जीवन रहता है। मृत्यु के साथ में आधुनिक धारणा तो नहीं है, लेकिन प्राचीन धारणा रही है हमारे खासकर भारतीय पद्धति में, इसमें योग और तंत्र का बहुत हाथ रहा है। उन्होंने मृत्यु और जीवन के बीच पर बहुत ज़्यादा गहन अनुसंधान किए, बहुत चिंतन मनन किए। उनका कहना है कि श्वास जो है वो प्राण की गति अवरुद्ध होने के तत्काल बाद रुक जाती है और हृदय को अपनी कार्यक्षमता रोकने के लिए, अपना स्पंदन स्थिर करने के लिए प्राण रुकने के बाद 3 मिनट का समय लगता है। यदि प्राण 3 मिनट के लिए रुक जाए तो हृदय अपना कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन प्राण चेतना को मस्तिष्क की कोशिकाओं से सिकोड़ने में, अपने को समेटने में कभी कभी 21 दिन का समय भी लगता है। वैसे आज स्वास्थ्य विशेषज्ञ और चिकित्सा शास्त्री भी मानने लगे हैं कि मस्तिष्क की क्रियाएं हृदय गति रुकने या श्वास रुकने के 3 घंटे से लेकर 7 दिन तक रह सकती हैं। ये अलग अलग आदमियों में अलग अलग स्थितियां हैं, या मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा निष्क्रिय पहले हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक मस्तिष्क के किस हिस्से पे आया है, या शरीर में कौन सा उसको हिस्सा जो डैमेज हुआ है, उसके आधार पर मस्तिष्क की चेतना ज़्यादा समय तक सिकुड़ने में समय लेती है और इसलिए जीवन की जो आस है वो ज़्यादा समय तक खिंच जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग यदि कुछ लोग अस्पतालों में हृदय जिनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, जिनको वेंटिलेटर से श्वास दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनके मस्तिष्क की कार्यक्षमता कई महीने तक कुछ प्रतिशत काम करती रहती है और ऐसे लोग जीवन और मृत्यु के बीच में लटके रहते हैं। ये एक बहुत जटिल स्थिति हो जाती है। आज यदि आप देखेंगे किसी भी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, यहाँ आईसीयू यूनिट बहुत सारे बने होते हैं। वहाँ जो भर्ती रोगी हैं उनको हम ना जीवित कह सकते हैं ना उनको मृत कह सकते हैं, कि कहीं उनकी सांस अटकी है और सांस इसलिए नहीं अटकी, श्वास इसलिए अटकी है कि उसका मस्तिष्क कुछ सीमा तक कार्य कर रहा होता है। तो ये एक बेहद जटिल स्थिति है। मृत्यु को परिभाषित करना भी हमारे लिए मुश्किल है और मस्तिष्क को जाना तो बहुत मुश्किल है। मस्तिष्क से संबंध में अभी चिकित्सा विज्ञान को ज़्यादा खास नहीं कर पाया है। मस्तिष्क को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए हमारे पास तो न ज़्यादा मेडिसिन है ना ज़्यादा कोई उपकरण हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, कई तरह के प्रयास होते भी हैं, लेकिन कभी भी कोई मस्तिष्क विशेषज्ञ ये नहीं कह सकता कि वो रोगी को बचा सकता है या बचने की संभावना कितनी है। वो सिर्फ एक अंदाज लगाते हैं, एक ट्रायल करते हैं, एक प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन उनके हाथ में नहीं रहता है। जीवन किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में रहता है। ये एक जटिल प्रश्न है और मस्तिष्क के संबंध में तो बहुत कुछ नहीं जानते। मस्तिष्क इतना
रहस्यमय है कि हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि मस्तिष्क की स्मरण की शक्ति कितनी है, या मस्तिष्क कैसा व्यवहार करेगा, कैसा वो बर्ताव करने वाला है। एक व्यक्ति जो कई जीवन के कई वर्षों तक किसी से प्रेम करता है, प्रेम के लिए सब कुछ करने को आतुर हो जाता है, लेकिन अनायास उसका मन परिवर्तित होता है और वो उसकी जान लेने पे उतारू हो जाता है, ये जान ले लेता है, हत्या कर देता है। आप देखते हो कि विगत कुछ वर्षों से पिता पुत्र के संबंध में इतनी कटुता आ गई है कि पुत्र पिता का कभी भी कत्लेआम कर देते हैं, कभी उसकी गर्दन काट देते हैं, कभी तलवार चाकू से उसकी गर्दन को उड़ा देते हैं, कभी गोली मार देते हैं, क्योंकि वही शिशु है, वही बच्चा है जो बिना बाप के एक समय रहता नहीं था। ऐसी पिता की स्थिति है, पिता पुत्र की दुश्मनी है, भाई भाई की दुश्मनी। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क की जो सीमाएं हैं वो अपार हैं, समझ से परे हैं। मस्तिष्क के लिए हमारे पास कोई दवाई भी नहीं है, कोई मेडिसिन भी नहीं है, कोई तकनीक भी नहीं है, लेकिन कहते हैं मानसिक दशा के लिए बहुत सारी दवाएं अभी बनी हैं, चाहे वो डिप्रेशन के लिए है, मैनिक इफेक्ट के लिए हो, चाहे पोलर डिसऑर्डर्स के लिए हो, ऐसी कई दवाई हैं। लेकिन दवाइयों के साथ भी परेशानी है। यदि ऐसी मेडिसिन को ये रोगी लेते हैं तो इस मेडिसिन के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं, या अपना जीवन त्यागने पर विवश हो जाते हैं, या उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जिससे उनका जीवन बढ़ने की बजाय सिकुड़ जाता है, या फिर इन दवाइयों के निरंतर प्रयोग से उनमें कई ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि उन साइड इफ़ेक्ट के कारण ऐसे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो मस्तिष्क के संबंध में कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मस्तिष्क का हमारा संबंध एक चीज़ से अवश्य है, और वो उस पर हम चिंतन कर सकते हैं। मस्तिष्क का संबंध हमारी श्वास के साथ में है, श्वास की प्रक्रिया के साथ में है, श्वास की गति के साथ में है। ये एक नया प्रश्न है, अभी इस पर ज़्यादा कार्य नहीं हुआ, लेकिन हम प्राचीन पद्धति से देखें तो श्वास को लेकर और मस्तिष्क को लेकर बहुत गहरे प्रयोग हुए कि श्वास की गति से मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। श्वास की पद्धति से हम अपने मस्तिष्क को किसी विशेष कार्य के लिए तैयार कर सकते हैं। ये ऐसे प्रयास होते रहे हैं, आज भी होते रहें। और श्वास की एक प्रक्रिया ध्यान है, श्वास की एक प्रक्रिया प्राणायाम है। प्राणायाम से हम मस्तिष्क की प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। और ऐसे लोग जो पक्षाघातग्रस्त हैं, जिनको अपंगता का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक के कारण अपने पलंग पर सिकड़ कर रहना पड़ जाता है, जो अपने कार्य नहीं कर पाते, प्राणायाम की कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से या ध्यान की कुछ पद्धतियों के माध्यम से वो अपने को सामान्य कर सकते हैं। वो अपने स्वास्थ्य को पूरा सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, बहुत सारी ऐसी रही हैं। एक प्रयोग मेरे पास, एक घटना मेरे साथ भी हुई कि मेरे पास 3 साल पहले एक लड़की को लेके आया गया था। उसको किसी कारण से पक्षाघात हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक आया था। वो कई महीने तक अस्पताल में जीवन मृत्यु से जूझती रही। फिर उसकी सोचने की प्रक्रिया ख़त्म हो गई, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती थी। तो मेरे एक शिविर में मेरे पास उसको लेके आया गया, और वहाँ हमने उसको 1 हफ्ता तक ध्यान की कुछ प्रक्रियाएं कराई, श्वास संबंधी कुछ प्रयोग हमने करने के लिए कहा। उसने शुरुआत की, उतनी सघनता से तो नहीं किया, लेकिन उसकी जो प्रतिक्रियाएं थी, जो संवेदनहीनता की स्थिति थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। और वो धीरे धीरे विशेष ध्यान के अभ्यास से 6 महीने में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वो अभी भी ठीक है, परिवार में स्वस्थ है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे नहीं, कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई संस्थाओं में ध्यान और मस्तिष्क को लेकर कार्य चल रहे हैं। हम भी इस पर कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया को आप मस्तिष्क के साथ जोड़ सकते हैं, और श्वास के साथ में, ध्यान के साथ में मस्तिष्क की विकृति को आप रिवर्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप यदि आप ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं, आप उसके कारण जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं, आप अपने घर पर वहाँ सिकट के रह गए हैं, सिर्फ आपका जीवन कुछ मेडिसिन और कुछ सहायक की सीमा तक सीमित रह गया है, तो आप पलंग पर रहकर भी प्राणायाम संबंधी कुछ क्रियाएं, श्वास संबंधी कुछ क्रियाओं का अनुसरण करते हुए अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ये एक बहुत अद्भुत हमारे सामने एक नई चुनौती बन गई है।
हम इस पर काफ़ी कार्य कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ये है कि मस्तिष्क को हम सिर्फ श्वास के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं, और मस्तिष्क मन के बारे में हम ज़्यादा तक कुछ भी नहीं जानते कि ये मस्तिष्क का एक स्थूल आकार है, लेकिन मस्तिष्क की शक्ति, पूरी शक्ति है समाहित हमारे मन पे है। मन के कई तल हैं और इन पर तो मनोविज्ञान और परामानसिक विज्ञान में बहुत सारा कार्य हो रहा है। मस्तिष्क क्योंकि भौतिक वस्तु है, एक भौतिक उसकी सीमाएं हैं और उस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ और चिकित्सा शास्त्री कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रयास हैं कि शायद वो कुछ जानें, लेकिन अभी तो वो मस्तिष्क के संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। उन्होंने अपने प्रयास से मस्तिष्क के कई विभाजन किए, कई केंद्रकों को पहचाना जो हमारे कई शारीरिक अंगों के साथ जुड़े हुए हैं, शारीरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें संचालित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। लेकिन अभी भी मस्तिष्क के संबंध में बहुत कुछ जाना बचा हुआ है। मनुष्य तो कहते रहे हैं कि मस्तिष्क की सिर्फ 7% क्षमता को अभी तक हम जान पाए हैं। अभी तक उसकी जो ज़्यादातर क्षमता हैं, ज़्यादातर 93% जो क्षमता हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो अज्ञात हैं, वो स्वयं स्वेच्छा से संचालित हैं, उन्हें हम कुछ भी अपनी प्रेरणा से संचालित नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक बहुत जटिल प्रश्न बन जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि यदि आप मस्तिष्कीय आघात से पीड़ित हैं, आप ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित हैं, आपको स्ट्रोक का सामना करना पड़ रहा है या ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो आप उससे बच सकते हैं। आप पूर्व में सामान्य अवस्था में कुछ श्वास संबंधी क्रियाओं का, प्राणायाम का आधार ले सकते हैं। ध्यान की क्रियाओं में, ध्यान के अभ्यास से अपने को उस अवस्था में जाने से बचा सकते हैं। ये हमारे जीवन के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक बन जाता है। तो मेरा कहना है कि यदि आपके साथ ऐसी स्थिति कोई आ गई है तो आप श्वास का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक मुझे और अभी है कि श्वास को के साथ में यदि हम गंध का इस्तेमाल भी करें, कि हमारा मस्तिष्क गंध के प्रति भी बेहद संवेदनशील होता है। गंध की बहुत सूक्ष्म मात्रा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है और मस्तिष्क गंध हमें हमारे मस्तिष्क को विशेष कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन ये गंध आर्टिफिशियल रसायन युक्त ना होकर प्राकृतिक हों तो इनका बेहद चमत्कारिक प्रभाव रहता है। हम देखते भी रहे हैं कि हमारे जीवन में कई तरह की गंधों का इस्तेमाल होता रहा है, जिसमें चंदन की गंध है, कस्तूरी की है, कमल की है, ब्रह्म कमल की है, तगर है, अगर है, सुगंध वाला, ऐसे कई विशेष गंधें रही हैं, विशेष जड़ी बूटियाँ रही हैं जिनकी गंध हमारे मस्तिष्क को विशेष प्रभावित करती रही है। हमारे ग्रंथों में अष्टगंध का एक उल्लेख आता रहा है। ये अष्टगंध व्यक्ति की मस्तिष्क शक्ति को बहुत प्रबल बनाए रखता है, वो उसकी स्मरण शक्ति को अति तीव्र रखता है। और ऐसे लोग मस्तिष्कीय सीमा में मस्तिष्कीय शक्ति के दृष्टि से देखें तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और बहुत स्वस्थकारी होते हैं। तो हम यदि किसी को मस्तिष्कीय आघात का सामना करना पड़ा है या जो अपंगता के जीवन जी रहे हैं, तो वो गंध के माध्यम से भी अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्राणायाम तो असीम है। प्राणायाम के माध्यम से ये अपने जीवन को फिर सामान्य कर सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही। फिर मैं इस विषय पर अगले वीडियो में और विस्तार से कुछ बातें रखूँगा। धन्यवाद।